आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशनल वेब सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात जिंदगी के अलग अलग शोबों से, अलग अलग जगह से कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं और खास तौर से नौजवान साथियों को हम उनको दावत देते हैं और वो अपनी जो जर्नी है, अपनी एजुकेशन जर्नी, सक्सेस जर्नी, उसको शेयर करते हैं। आज की हमारी खास मेहमान हैं जिनका नाम है तराना खोकर, जो कि एक पेशे से, अपने पेशे से एक टीचर हैं। इस वक्त दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ाती हैं। आपका ताल्लुक ओरिजिनली एक गांव से है, जो गांव जिला बागपत में आता है। उस गांव का नाम है रठोड़ा। वहां से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पली बढ़ी, चूंकि आपके फादर, आपके वालिद साहब जो हैं वो दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे, तो इसलिए आप थोड़े से उन प्रिविलेज लोगों में हैं, गांव के होते हुए भी उन प्रिविलेज लोगों में हैं जो दिल्ली में पले बड़े हैं। तो तराना खोकर ने अपनी तालीम दिल्ली से हासिल की, अपनी स्कूलिंग, अपनी हायर एजुकेशन सब कुछ दिल्ली से किया है, और इस वक्त एक दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में आप टीजीटी साइंस के पद पर काम कर रही हैं। तो तराना खोकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दिस मोटिवेशनल वेब सीरीज। थैंक यू, शुक्रिया। तराना, हम जानना चाहेंगे, तराना, आपका ताल्लुक ओरिजिनली एक गांव से है और आपका ताल्लुक अभी भी बना हुआ है, आप आते जाते रहते हैं अपने गांव से, हालांकि आपकी पैदाइश दिल्ली में हुई है और आप उन प्रिविलेज लोगों में हैं, गांव के होते हुए भी कि आप दिल्ली में पले बड़े हैं और दिल्ली में तालीम हासिल की है आपने। तो कुछ हमें, हमारे दर्शकों को, आप अपनी जो सक्सेस है, आपकी जो जर्नी है, पहले तो जो आपका सफर है एजुकेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें, स्कूलिंग के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में। हाँ जी, आपने सही बताया कि ताल्लुक तो मेरा गांव से ही है, क्योंकि पापा रठोड़े से हैं, तो हमारा आना जाना रठोड़े में बहुत रहा। इवन जब हम छोटे थे तो 2 महीने की छुट्टियां हम पूरी रठोड़े में ही बिता के आया करते थे। अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं साल में कर लग जाते हैं, मैं चली जाती हूँ गाँव में। स्कूल की जहां तक बात है, तो स्कूल तो मैंने दिल्ली से ही किया है। दिल्ली में मालवीय नगर में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ एमसीडी, हमारी कॉलोनी में ही एमसीडी स्कूल था। वहां तक 5th तक मैं वहीं पे पढ़ी। 6th to 10th मैंने जो हमारे एरिया में बेगमपुर स्कूल आता है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां से मैंने 10th की। उसके बाद हमारे स्कूल में जो था आर्ट्स और कॉमर्स थी, तो मुझे साइंस लेनी थी। हाँ, पापा का भी यही था कि साइंस लो। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों को साइंस दिलाने के लिए उन्होंने जामिया में हमारा एडमिशन करा दिया। तो 12th मैंने जामिया से की, उसके बाद बीएससी भी मैंने जामिया से की। अच्छा, 12th जामिया स्कूल से की? हाँ जी, जामिया बोर्ड से की। अच्छा, और बीएससी भी जामिया से किया? जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी तो आवाज। बीएससी में आपके क्या सब्जेक्ट्स रहे तराना? बीएससी में मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैंने बीएससी जनरल किया वहां से। अच्छा। पीसीएम कहा करते थे हम, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मैंने लिया। तो उसके बाद फिर ये सोचा कि अब क्या किया जाए। उस वक्त जो हम सबकी डाइट करते हैं। हम पापा ने मुझे कहा भी कि अब तुम डाइट करनी थी तो 12वीं के बाद ही करती, लेकिन क्योंकि फिर मैंने पापा से कहा कि पापा, बीएड के बाद इतना स्कोप नहीं है, जॉब्स इतनी जल्दी नहीं लगती जितनी डाइट के बाद लग जाती है। डाइट अच्छा। मतलब एलिमेंट्री हाँ। एजुकेशन। तो फिर मैंने जामिया से डाइट का भरा, तो मेरा उस साल नंबर आ गया उसमें, तो मैंने डाइट कर ली जामिया से। और अल्लाह का शुक्र है कि डाइट करते ही फिर 2 साल बाद मेरा एमसीडी में सिलेक्शन हो गया, प्राइमरी टीचर। हाँ हाँ, तो आपको यानी जॉब करने की कुछ जल्दी थी? हेलो जी। आपकी आवाज नहीं आ रही अंकल। हाँ, मैंने कहा आपको जॉब करने की कुछ जल्दी थी, इसलिए आपने जो है वो डाइट को प्रिफर किया। मुझे मुझे भी जल्दी थी और पेरेंट्स को भी जल्दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है ना लड़कियों के साथ, एक तो मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो थोड़ा सा ये रहता है कि बेटा जल्दी करो, फिर शादी का भी जोर आ रहा है। तो मुझे भी लगता था कि काश मैं जल्दी से कुछ कर लूं, क्योंकि बीएससी की और उसके बाद फिर ये लगा कि अब कुछ तो करना ही है। मुझे ये लगा कि एमएससी अगर मैं करती हूँ तो एमएससी के बाद भी मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स तो मुझे करना ही है। तो क्यों ना पहले मैं प्रोफेशनल कोर्स कर लूं और उसके बाद में आगे की पढ़ाई तो मैं डिस्टेंस से भी कर सकती हूँ। तो ये सोच के फिर मैंने पहले प्रोफेशनल कोर्स किया। हाँ, तो ना मैं एक बार फिर ये सवाल फिर पूछूंगा कि आप बीएससी की स्टूडेंट रही हैं, आपने बीएससी किया है, साइंस की स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपने बायो, ये आपने पढ़ा है, तो फिर टीचर बनने का क्यों ख्याल आया? कुछ और, टीचर के अलावा भी तो आप कुछ और कर सकती थी, प्रोफेशनल कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे कोर्सेज थे, लेकिन उस वक्त बस हमारा जो कॉलेज में जो हमारा ग्रुप था, उसमें मोस्टली जो जितनी भी लड़कियां थी मेरे साथ, सबके पेरेंट्स जो है ना, टीचिंग में थे।
तो मेरा अच्छा। सबके घर आना जाना था, तो सब लोग वो यही समझाते थे कि बेटा टीचिंग लड़कियों के हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इतनी ज्यादा नॉलेज हमें और चीजों में थी नहीं। तो पापा से भी बात की तो पापा भी घर में यही होता था कि भाई टीचिंग तो बेस्ट है, और मतलब यही सब सोच सोच के फॉरेन डाइट में हमने फॉर्म भर दिया और एडमिशन भी हो गया, कहीं अच्छा, कहीं दूसरी ऐसा तो लाइन नहीं कि में जाने बचपन का मौका में नहीं कुछ मिला। टीचर या स्कूल स्कूल करके गेम तो नहीं खेला करती नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं था, क्योंकि पापा दिल्ली पुलिस में थे, तो भाई भी सारे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे पापा तो एक्चुअली चाहते थे कि मैं दिल्ली पुलिस की ही लाइन में कहीं जाऊं, क्योंकि हम लोगों की कदकाठी सबकी भाई बहनों की ऐसी थी कि सारे दिल्ली पुलिस के लिए पापा कहते थे कि उधर जाओ, किसी बड़े पद पे जाओ। हम्म। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पापा की ड्यूटी देख के मुझे नहीं लगता था कि दिल्ली पुलिस में टाइम ही नहीं मिलता, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हाँ। टीचिंग में ये भी बेनिफिट मुझे लगा कि टाइम भी बहुत मिल जाता है, और आगे की जो हमें स्टडी करनी थी, जो हमें पढ़ना था, तो वो हम टीचिंग में रह के कर सकते थे। हम्म। तो एक सवाल तराना मैं ये पूछूंगा कि जो एक आमतौर से घरों में खास तौर से मुस्लिम फैमिलीज में भी ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं लड़के और लड़की की एजुकेशन पर जो है कहीं ना कहीं पार्शलिटी हो जाती है। लड़कों के ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है और लड़कियों के ऊपर कम ध्यान जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ऐसा हुआ होगा। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी घर में, और मेरा भाई साथ में था और एक और भाई साथ में था, हम तीन बहन भाई एक साथ पढ़ने वाले थे। लेकिन पापा जो है ना, सिर्फ मेरी ही एजुकेशन की बात करते थे, तराना अब ये कर लो, अब ये कर लो, बेटा अब ये कर लो। तो मुझे शुरू से यही लगा कि उन्हें बस ये रहता है कि लड़की अपने पैर पे खड़ी हो जाए, क्योंकि हम्म। मुझे वो कहते थे ये तो मेरे घर में ही रहेंगे, इन्हें तो मैं कुछ ना कुछ करवा ही दूंगा। हम्म। लड़की अगर अपने पैर पे खड़ी हो जाए तो उससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं है। तो ये कहते हुए उन्हें बड़ी खुशी होती थी। तो यही बात मेरे ध्यान में रही कि किसी भी तरह से अपने पैरों पे खड़ा होना है पहले मुझे, और उसके बाद सोचना है कि आगे, पहले पहले सीढ़ी तो पकड़ू, उसके बाद अगली सीढ़ी अपने आप आ जाएगी फिर। आपने 2 साल का डिप्लोमा किया टीचिंग का, उसके बाद आपको 2 साल के बाद ही आपको फॉरेन जॉब भी मिल गया। एमसीडी में स्पेशली आपने ज्वाइन किया, जो कि एमसीडी में मैंने ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट टीचर। हाँ। और उसके बाद वहीं रहते हुए मैंने बीएड की, बीएड भी मैंने जामिया से की, डिस्टेंस से मैंने बीएड की थी। और बीएड के बाद एमसीडी में 7 साल जब मुझे जॉब करते हुए तो फिर मेरे मैं एलिजिबल हो गई प्रमोशन के लिए। मैंने प्रमोशन भर दिया, तो मेरा प्रमोशन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। प्रमोशन तो भी जल्दी प्रमोशन ही के हो गया। बाद फिर मैं जी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई एज टीजीटी साइंस। हाँ हाँ। तो अब तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों का काफी स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा है, काफी कुछ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है वो काफी ध्यान दे रही है स्कूल एजुकेशन के ऊपर। खास तौर से जो गवर्नमेंट है वो काफी मेहनत कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर रही है। आपको क्या लगता है कि दोनों जगहों पे, जैसे आपने एमसीडी में भी काम किया और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर रही हैं, दोनों अलग अलग इदारे हैं, एमसीडी एक अलग इदारा है और दिल्ली गवर्नमेंट एक अलग इदारा है, तो दोनों में कुछ फर्क महसूस होता है आपको कि एमसीडी में और दिल्ली गवर्नमेंट में? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एमसीडी में क्या है, हम छोटे बच्चों से डील कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारी जो अपनी नॉलेज होती है वो इतनी निकल के सामने नहीं आ रही होती, क्योंकि मैंने बीएससी किया, बीएससी के बाद मैंने बीएड किया, तो मेरी एजुकेशन थोड़ी हायर थी। वहां पे छोटे बच्चों को पढ़ाना था, वहां पे हमें मैथ्स भी पढ़ाना था, साइंस भी पढ़ाना था, एसएसटी भी पढ़ानी थी, छोटे बच्चों से डील करना था। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि जैसे ही प्रमोशन निकलेगा मैं तुरंत इसको फिल करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े हायर एजुकेशन में जाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बड़े बच्चों को पढ़ाई होती है उसमें उसमें थोड़ी अलग बात है, आगे आगे फ्यूचर भी उसी में हमें दिखाना होता है बच्चों को। तो जब मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, तो वाकई पिछले 4-5 सालों से तो बहुत बदलाव है, बहुत ही बदलाव है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में। अब तो एकेडमिकली बहुत जोर दिया जा रहा है बच्चों पे। तो और खासकर क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ, तो मैं लड़कियों की ही एजुकेशन की बात यहाँ पे करूंगी। तो लड़कियां बहुत बड़ी हैं पहले के मुकाबले, अब तो फुल स्कूल जो है फुल चल रहे हैं लड़कियों के स्कूल, बहुत लड़कियां हैं जो पढ़ रही हैं आगे आके। तो मुझे लगता है कि अब मैं उनके लिए कुछ बेटर कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं 10वीं तक मैं क्लासेस लेती हूँ, 9th 10th मेरे पास रहती है पढ़ाने के लिए। तो 9वीं क्लास से ही हम बच्चों को आगे का सपना दिखाना शुरू करते हैं कि अब हमें ये करना है, तो 9th क्लास से हम उन्हें समझाना शुरू कर देते हैं। तो मजा है अब पढ़ाई, मुझे उन्हें बताने में और पढ़ाने में अब मुझे मजा आ रहा है। और हमेशा ये भी देखने में आया कि लड़कियों का रिजल्ट जो है वो लड़कों से बेटर होता है। हाँ जी, बेटर होता है। वो वजह यही है कि लड़कियां ध्यान भी देती हैं, उन्हें अपना फ्यूचर का भी रहता है, उन्हें ये भी रहता है कि हमें कुछ करना है आगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा 9th क्लास से उन्हें ये हो जाता है कि अब हमें घर के काम नहीं करने, अब हमें थोड़ी सी डायरेक्शन अलग पकड़नी है। इसीलिए वो यहाँ से थोड़ी सीरियस हो जाती है पढ़ने में, कि हाँ, कुछ करेंगे तभी घर वाले आगे अपॉर्चुनिटी देंगे, नहीं तो वो घर में बिठा लेंगे। घर में बिठा लेंगे। और बिल्कुल, यानी
चूल्हे में लगा देंगे, किचन में लगा देंगे और बाकी कामों में लगा देंगे तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, ये खौफ भी रहता है उनके जहन में। और लड़के जो हैं, यही खौफ है। हाँ, और लड़के जो हैं उनके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो यार दोस्तों में भी काफी उठना बैठना रहता है। लड़कियों का स्कूल से आने के बाद फिर घर से निकलना कम होता है, जबकि लड़के जो हैं वो इतनी लिबर्टी लेते हैं कि वो बाहर निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लड़कियों को उतनी इजाजत नहीं होती है। ये सब तो रहता है। जाहिर सी बात है, लड़कियों का रिजल्ट, और लड़कियां मेहनत से पढ़ती हैं, लेबोरियस ज्यादा होती हैं, तो इसलिए लड़कियों का रिजल्ट, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर जगह लड़कियों का रिजल्ट जो है वो लड़कों के मुकाबले थोड़ा सा बेटर होता है, ये हमेशा देखने में आया। हाँ जी, हाँ तराना, जी। मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आपका ताल्लुक अल्टीमेटली गांव से है और आपने कहा भी जैसा कि आप जाती रहती हैं गांव में क्या रुझान देखती हैं आप लड़कियों की तालीम के बारे में? जो पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ, उनके साथ में आपका काफी इंटरेक्शन होता होगा, तो वहाँ क्या रुझान है लड़कियों की तालीम के बारे में, गांवों में खासतौर से? मैंने ये देखा है कि पिछले 8-10 सालों में चेंज तो हुई है बहुत सारी बातें। पहले तो लड़कियां जो जो हमसे थोड़ी बड़ी हैं, हमारी जो बुआ लग रही हैं, मौसी लगती हैं, बुआ लगती हैं, तो वो तो देखो पढ़ी लिखी है नहीं, क्योंकि वहां तक तो तब तक लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। लेकिन अब जो गर्ल्स आ रही हैं निकल के, जो छोटी हैं और जो जिनकी पैदाइश बाद की है, तो अब लोगों में सोच भी बदली है। एक तो सबसे पहली सोच तो ये बदली है कि अब जैसे पहले बहुत सारे बहन भाई होते थे, तो अब इतने बहन भाई नहीं है गांव में। मैंने ये देखा है पिछले कई सालों में, फैमिली इतने सारे शॉर्ट हो बहन गई, भाई नहीं फैमिली है, छोटी, फैमिली साइज फैमिली कम हो शॉर्ट गया है। हो गई है, हाँ, कम कम हो हो गया है गया है। फैमिली तो साइज। अब वो थोड़ा सा पढ़ने पे भी उनके ध्यान देने लगे हैं। तो मुझे जब किसी से मैं बात करती हूँ गाँव में, तो मैं तो उन्हें, उनके पेरेंट्स को यही समझाती हूँ कि आप गर्ल्स की एजुकेशन पे तो जरूर ध्यान दें। लड़कियों को आप पढ़ाओगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने लड़कियां पढ़ाई, लड़कियां अब हमने पढ़ा दी, आगे ये क्या करती हैं, कुछ ना कुछ तो बेटर कर ही लेंगी, और कुछ नहीं करेंगी तो कम से कम अपने बच्चों को तो जरूर पढ़ाएंगी। हाँ, उसी से इसीलिए तो मैं कहते हैं उन्हें यही कि आप समझाती अगर एक हूँ कि लड़की को एजुकेशन देते हैं तो आप पूरी फैमिली को एजुकेशन देते हैं, क्योंकि वो लड़की जो है कम से कम आने वाली जनरेशन्स को तो पढ़ाएगी ना, घर में देखेगी उनको, हाँ जी, उनका देखभाल कर सकती है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले, मैं किसी से मिलती हूँ, मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहता है, लड़कियां भी मुझे मिलती हैं, जब मिलने आती हैं गाँव में, तो मैं सबसे यही पूछती हूँ, बेटा पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो, चलो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्योंकि मुझे लगता है, मैं उन्हें ज्यादातर यही समझाती हूँ कि बेटा क्वालिटी एजुकेशन पे आप लोग ध्यान दो। मैं शुरू से यही देख रही हूँ कि लड़कियां अगर पढ़ रही है ना, तो वो उसमें क्वालिटी लाए। वो पढ़ लिया, हमने बीए कर लिया, हमने एमए कर लिया, अब वो पढ़ के बैठ गई, उसका कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का, जब तक आप उसको यूज नहीं कर रही। तो आप पढ़ो, एटलीस्ट 10वीं करो, 12वीं करो, उसके बाद ग्रेजुएशन करो, भले ही आप घर से कर लो, आपको घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, आप डिस्टेंस से करो। मैंने भी अपनी डिस्टेंस से बहुत सारी है। तो आप कोई पहला कदम तो रखो, आप किसी उस पे किसी सीढ़ी पे कदम रखिए, कोई ना कोई मंजिल आपको जरूर मिलेगी। लेकिन करना है, ये सोच लो कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ करेंगे तो शायद 10 लोग हमें देखेंगे कि हाँ, इनकी बच्ची ने कुछ किया। तो मैं मेरा वाकई, मैं जब मिलती हूँ लड़कियों से या उनके पेरेंट्स से, मैं सबसे पहले यही पूछती हूँ, भाई इन्हें पढ़ाओ, प्लीज इन्हें पढ़ाओ, इनको पढ़ा के कुछ ना कुछ आप इन्हें करवाओ कि आप भी फ्री हो जाए, आप भी खुश रहें, और बच्चा तो खुश रहेगा ही रहेगा। और नाम भी होगा हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का कि देखो बच्चे पढ़ रहे हैं, खासकर मुस्लिम जाट की लड़कियों का, कि मुस्लिम जाट की लड़कियां पढ़ने लगी हैं। आप लोग, मैंने कहा, देखते हो यहाँ जाट की लड़कियां कितनी बसेस भर के जा रही है, कितने तांगे भर के जा रहे हैं, देख तो रहे हैं आप, तो आप भी भेजो। बिल्कुल, पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बहरहाल, मैं फिर आपसे एक जाती सवाल पूछूंगा। अब ये कि आप एमसीडी में थी, एमसीडी से निकल के अब आप दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई, यानी एक पायदान आप ऊपर आ गई हैं। अब उससे ऊपर अभी आप टीजीटी हैं, टीजीटी से ऊपर फिर पीजीटी होती है, पीजीटी के बाद फिर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। एक बहुत लंबा टाइम लेता है, लेकिन एक शॉर्टकट भी है तराना। आपको शॉर्टकट के बारे में मालूम है? यानी आपका कोई ड्रीम नहीं है ऐसा कि आप जल्दी से कहीं प्रिंसिपल बन जाएं? ड्रीम, मैंने 2 साल पहले पीजीटी का एग्जाम देने की सोची थी, क्योंकि उसमें एज फैक्टर एक्चुअली आ गया है। अब टीजीटी और पीजीटी में एज फैक्टर रख दिया है, तो उसमें मैंने एग्जाम देने की सोची थी, तब एज भी थी। अब तो खैर एज भी निकल गई है, और अभी वाइस प्रिंसिपल के भी फॉर्म्स निकले थे, वहां पे भी सबने कहा था भर दो भर दो। उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा था एज टीजीटी, 10 साल एक्सपीरियंस एज टीजीटी या 5 साल का एक्सपीरियंस एज पीजीटी। तो मेरे पास नहीं था, लेकिन अगले साल अब निकलेंगे, मुझे 10 साल हो जाएंगे, अगले साल मैं 10 साल कर जाऊंगी पूरे, तो इंशाल्लाह मैं। हाँ, चूंकि तरक्की करने के लिए जो है वो आदमी को हमेशा सपने देखना चाहिए, बड़े से बड़े सपने देखना चाहिए
कि आज हम टीजीटी हैं, कल को हम क्यों ना सीधे वाइस प्रिंसिपल बन जाएं, क्यों ना प्रिंसिपल जल्दी से बन जाएं, क्योंकि प्रमोशन में तो बहुत वक्त लगता है, वो एक लंबा समय बहुत होता वक्त लग है। जाता है, सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन होते हैं तो उसका आता है। तो जैसे आपने डिस्टेंस में एमए किया, तो उस आगे आपने सोचा नहीं कुछ एमफिल पीएचडी करने का? नहीं, पीएचडी तो नहीं, मैंने बीएड करने के बाद जब मेरा प्रमोशन हो गया, मैं यहाँ टीजीटी साइंस लग गई, तो मैंने फिर एमए की। तो एमए हिस्ट्री की। मैं इसके भी पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताती हूँ। जब मैंने बीएससी की थी, जब मैं 11th में एडमिशन लेना चाहती थी, तो एक्चुअली मैं हिंदी और एसएसटी में बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी मेरी हिंदी और एसएसटी। और मैंने पापा से कहा भी था कि मुझे आर्ट्स चाहिए, लेकिन पापा ने, वही था उस वक्त की लोगों की सोच होती थी कि आर्ट्स स्टूडेंट नहीं लेते हैं, आपको आर्ट्स नहीं लेनी, आप साइंस लो। तो शायद वो फोर्स भी था उनका। तो मैंने साइंस ले ली, तो फिर मैंने बीएससी की, फिर मैं जॉब में भी आ गई, मुझे वक्त नहीं मिला। लेकिन जब मुझे वक्त मिला और मैंने सोचा कि अब मैं वो पढ़ूंगी जो मैं पढ़ना चाहती हूँ एक्चुअली, तो मैंने फिर एमए हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मैं आगे जहाँ पे भी मुझे प्रमोशन मिलेगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 में, जब भी मेरा सीनियोरिटी में नंबर आएगा, तो मैं हिस्ट्री में, मैं उस फील्ड में जाऊंगी जो एक्चुअली मैं चाहती हूँ। तो मैं हिस्ट्री में जाऊंगी। तो आप हिस्ट्री में पीएचडी भी तो कर सकती हैं। पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो फिर अब एमए की है अभी, तो आगे अब मैं प्लान करूंगी आगे पीएचडी की, क्योंकि उसके लिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी था ना पीएचडी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने एमए तो कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो गया है, तो आप पीएचडी में एनरोल करा सकती हैं अपने आप को। यानी अपनी जो तालीम है, जो शिक्षा है, उसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। और आपको एक एडवांटेज है, आप टीचर हैं, टीचर के पास वक्त होता है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो आपको शाम का पूरा वक्त आपके पास है, आप इवनिंग शिफ्ट में हैं तो मॉर्निंग का आपके पास पूरा वक्त है, और आप एजुकेशन में आप कंटिन्यूअस हैं, तो अपनी तालीम को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि प्रमोशनल एवेन्यूज खुलते रहते हैं, और अपने सपने बड़े रखने चाहिए। हाँ जी, नहीं आप सही कह रहे हैं, मैंने वो उसी इसमें सोचा भी हुआ है। और वाकई टीचिंग में आने का मेरा ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे यही मिला कि मेरी पढ़ाई रुकी नहीं है। मैं जैसे मैंने सोचा था कि मैं एक बार कहीं एक स्टेबल हो जाऊं, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ूंगी और इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी, और वाकई मैंने वही किया। तो सब लोगों का सपोर्ट रहा मुझे, मेरे घर में भी और मेरी ससुराल की फैमिली में भी। तो मैं आगे तक पढ़ती ही गई, और अब आगे भी सोच रही हूँ मैं कि कहीं ना कहीं कोई फॉर्म भरूं, आगे पढ़ूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें चांस मिल रहा है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक रहा, तो हमें बढ़ते रहना चाहिए, कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहिए। यही मुझे लगता है। और मुझे और भी लड़कियों को भी, मैं अपनी क्लास में जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं उस वक्त की, मैं भी कभी ऐसे ही पढ़ती थी और मैं भी सोचा करती थी कि मुझे क्या करना है। तो मैं सबको यही समझाती हूँ कि बेटा आपको स्टडी नहीं छोड़नी है, जब तक नहीं छोड़नी, जब तक आप कहीं पे ऐसी जगह ना रुक जाए कि अब यही मैं चाहती थी, आपकी मंजिल आपको मिल जाए, वहां रुकना है आपको। अब मैं आखिर में चाहूंगा तराना कि आप गांव की बच्चियों को, खास तौर से जो गांव में बच्चियां हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज उनको छोड़ें, जिससे वो बच्चियों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज हो, कि जिस तरीके से उनके गांव की लड़की, भले ही वो गांव में नहीं पली बड़ी है, दिल्ली में पली बड़ी है, लेकिन वो आज टीचर है और बड़े बड़े सपने देखती है, आगे पीएचडी भी करना है, प्रिंसिपल भी बनना है। तो ऐसे ही कुछ मैसेज आप गाँव की बच्चियों के लिए खासतौर से, और गाँव के पेरेंट्स के लिए, उन बच्चियों के पेरेंट्स के लिए 1-2 मिनट में आप कोई मैसेज उनके लिए दें। मैं यही कहना चाहूंगी उन्हें कि बेटा एजुकेशन की शुरुआत आपकी हो चुकी है, बहुत सारी लड़कियां आप गांव से पढ़ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि अब गांव में भेजते नहीं हैं, स्कूल्स भी, सरकारी स्कूल खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं, तो जहाँ पे आप चाहें आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, सरकारी में पढ़े या पढ़े वो मैटर नहीं करता, मैटर करती है आपकी मेहनत और आपके आगे बढ़ने की, जो आपके अंदर है कि मुझे आगे बढ़ना है, उसको ना रोके, उसको बिल्कुल ना रोके। और मैं पेरेंट्स से भी कहूंगी कि खासकर बच्चियों को खासकर आप ये लेके चलें कि हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, हमें इतना पढ़ाना है कि कल को वो उन्हें देख के और भी बच्चियां पढ़े। तो क्वालिटी एजुकेशन उन्हें देनी बहुत जरूरी है। जो भी कराएं वो ऐसा कराएं, जो भी आप बच्चों को कराना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कराएं या जो भी उन्हें डिग्री दिलवाएं, वो ऐसी दिलवाएं कि वो उस पर कुछ ना कुछ कर लें, क्योंकि दोनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है आगे, हस्बैंड का भी, वाइफ का भी। तो दोनों मिलके ही काम करेंगे तो उससे अच्छी बेहतर जिंदगी उन्हें नहीं मिल सकती। और पेरेंट्स की खुशी भी इसी में ही है कि उनका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। तो एजुकेशन में क्वालिटी लानी बहुत जरूरी है, ना क्वांटिटी ना लाएं कि मेरा बच्चा बीए कर गया है, बीएससी कर गया है, एमए कर दिया है, एमफिल कर दिया है, लेकिन कहाँ, वो फिर भी घर में ही बैठा हुआ है। तो ऐसी ना हो,
आप जो भी एजुकेशन करें उसमें क्वालिटी जरूर लाएं, कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो कि अब हमने ये कर लिया, अब हम यहाँ तो आ गए, अब हमें आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल। ऐसा ही कुछ आप चुने, किसी तरह की कोई लाइन चुने जहाँ पे आप कुछ ना कुछ करें। तो एक काम आप जरूर किया करें, ये मेरी तरफ से मशवरा है कि आप जब गांव जाती हैं, रठोड़ा जाएं या असारा जाएं या किसी भी गांव में जाएं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट जो है कुछ आसपास की मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करें और उनको जरूर कुछ ना कुछ काउंसलिंग जरूर किया करें। ये आप एक सेवा कर सकती हैं गांव की बच्चियों की, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तरक्की करना चाहती हैं, उनको आप वहां जाकर काउंसलिंग कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तराना, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास मेहमान, जो कि एक टीचर हैं, तराना खोकर। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में आप टीचर हैं, टीजीटी साइंस। आप 9th और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। गांव रठोड़ा से आपका ताल्लुक है और आपका ताल्लुक बना हुआ है, आती जाती रहती हैं। और इस तरीके से कैसे आपकी तालीम हुई, किस तरीके से आप टीचर बनी और फिर एमसीडी में और फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, और अब आपने अपने आगे के प्लान के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये गुफ्तगू उनके साथ पसंद आई होगी। तो इसे शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों से जरूर कहें कि हमारे इस चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।